कक्षा 10th के चैप्टर 1 का उदाहरण नंबर 9 हमें दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें मानना होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं, इसलिए √3 किसके बराबर होना चाहिए? P/Q के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये कभी भी 0 नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होगा। और ये जो P और Q है ये सह अभाज्य होते हैं। ठीक है, और P और Q सह अभाज्य हैं। तो ऐसे उदाहरणों में जिसमें हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, ठीक है, वहां पर ये जो लिखा हुआ है सह अभाज्य, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो उसी से ही पूरा का पूरा जो उदाहरण होता है वो हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले सह अभाज्य क्या होता है। तो देखो, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें सिर्फ एक से विभाजित किया जाता है, जैसे 3/4। ठीक है, 3 सिर्फ 3 से विभाजित होगा और 4 सिर्फ 2 या 4 से विभाजित होगा, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा नहीं होगा जिससे 3 और 4 दोनों विभाजित हो जाएं। ठीक है, लेकिन ये दोनों संख्याएं एक से विभाजित हो जाएंगी। एक के पहाड़े में भी 3 आता है और एक के पहाड़े में भी 4 आता है। या फिर कह सकते हैं वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ निकालने पर उनका एचसीएफ एक आता है, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 और 4 का ले लेते हैं। ठीक है, अब ये संख्याएं दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों 4 से कट जाती है। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अगर ये दोनों संख्याएं 4 से कट गई हैं, इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ कितना है? 4 है। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कटी, ये सिर्फ इसलिए लास्ट में अगर किसी से नहीं कटी है तो ये एक से कटेंगी, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो एक आएगा। मतलब जिनका एचसीएफ एक आता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए, 15 और 12 का। ठीक है, ये 15 और 12 ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक से तो कटती हैं लेकिन एक के अलावा और भी नंबरों से कट जाती हैं। जैसे किससे कट जाती हैं? 3 से दोनों की दोनों संख्या कट जाती हैं। 3 से 15 भी कट जाता है और 12 भी कट जाता है। कितना आएगा? 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो ये दोनों संख्याएं 3 से कट गई। इसका मतलब अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाएगा तो वो एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, लेकिन जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं और वो परिमेय संख्याओं के इस वाले रूप में लिखी जाती हैं। और इनसे कटने के बाद ये जो आया 5/4। ठीक है, अब आप इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ये दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि ये किसी और नंबर से कटती ही नहीं है। ठीक है, अगर एक के अलावा कोई दूसरा नंबर देखा जाए, 2 3 4, तो दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर से नहीं कटेंगी। ठीक है, अगर कटेंगी तो सिर्फ एक से ही कटेंगी। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जिनका एचसीएफ 1 आता है वो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं और जिनका 1 नहीं आता है वो सहअभाज्य नहीं होती हैं। तो यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का सबसे पहले वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। ठीक है, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 बराबर, यहाँ आ जाएगा P का वर्ग बट्टा Q का वर्ग। अब यहाँ से Q इधर चला जाएगा और 3 नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा आ जाएगा Q का वर्ग बराबर P का वर्ग बट्टा 3। तो यहाँ पर देखो P के वर्ग के अपॉन में 3 आ गया, इससे पता चलता है कि P स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ नीचे लिखेंगे, चूंकि
पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, ठीक है। इसीलिए फिर मैं 1.3 से, ठीक है, फिर मैं 1.3 आपने देखी होगी, फिर मैं 1.3 के अनुसार कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, तो जैसे मान लो आप a का स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये किसी भी संख्या से विभाजित होता है, मान लेते हैं ये a स्क्वायर जो है ये 2 से विभाजित होता है, ठीक है, तो अगर a स्क्वायर का स्क्वायर हटा दिया जाए तो a बचेगा, ठीक है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। इस प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय भी हमने करा रखी है, ठीक है, आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ दिया है p के वर्ग को 3 विभाजित करता है, इसका मतलब है कि p को भी, ठीक है, p को भी 3 विभाजित करेगा। अगर p को भी 3 विभाजित करेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p बराबर 3m, ठीक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैंने क्यों लिखी है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि p को भी 3 विभाजित करेगा। अगर हम किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल 12 ले लेते हैं, ठीक है, 4 से अगर हम 12 को काटते हैं, ये 12 4 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, मतलब ये संख्याएं 12 को विभाजित करती हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 12 को विभाजित करता है। या फिर हम एक काम करते हैं, 4 तो 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 12 को विभाजित करता है, तो कितने में करता है, 2 छिंग 12, तो यहाँ आएगा और ये कट गया, ठीक है, 2 से 12 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब है 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ आप देखो 12 उन्हीं नंबरों से विभाजित होगा जो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, ये तो 12 केवल इन्हीं संख्याओं से विभाजित होगा, 2 से और 3 से, मतलब 12 जिस नंबर से विभाजित होगा वो नंबर इसके अभाज्य गुणनखंड में भी आता होगा। तो हमने यहाँ पर 2 से विभाजित किया, अगर हम यहाँ पर, हमें पता है कि 2 से विभाजित हुआ है, तो ये वाला 2 तो हमें पता है, लेकिन बाकी के नंबर नहीं पता है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 और बाकी के नंबरों को हमने मान लिया m या कुछ भी, ठीक है, जहाँ पे m एक पूर्णांक है। इसी तरह से जब हमें यहाँ पता चला कि p को भी 3 विभाजित करता है, तो p भी कोई संख्या होगी, ठीक है, जिसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 3 विभाजित करता है तो 3 आता होगा, ठीक है। बाकी और भी नंबर आते होंगे, उन नंबरों को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m, ठीक है। इसी तरह से हमने वहाँ पर 3m लिखा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ 3m क्यों लिखा गया है। अब ये जो p का मान है 3m, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा q का वर्ग बराबर, यहाँ p की जगह क्या आ जाएगा 3m, और p के यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा बट्टा 3, तो ये आ जाएगा q का वर्ग बराबर, इन दोनों का वर्ग हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ आ जाएगा m का वर्ग बट्टा 3, ये कट जाएगा 3 तिया 9, तो इसको हम लिख सकते हैं q का वर्ग बराबर 3m का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुणा में है, इधर की साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा q का वर्ग बट्टा 3 बराबर m का वर्ग। तो जैसे हमें ऊपर दिया था, ठीक है, यहाँ दिया था p का वर्ग बट्टा 3, इससे हमें पता चलता था कि p के वर्ग को 3 विभाजित करता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आया है q का वर्ग बट्टा 3, मतलब q के वर्ग को भी 3 विभाजित करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि q के वर्ग को 3 विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए फिर मैं 1.3 से q को भी 3 विभाजित करेगा। तो ये चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखी है कि प्रमेय 1.3 से q को भी 3 विभाजित करेगा, ये हमने ऊपर अभी समझ लिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी प्रमेय 1.3 से p को भी 3 विभाजित करता है, ठीक है।
P को भी 3 विभाजित करता है और यहाँ पे हमने देखा कि Q को भी 3 विभाजित करता है, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से दोनों की दोनों विभाजित हो रही हैं। और हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो संख्या सिर्फ एक से ही विभाजित होती हैं, दोनों संख्याएं, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और तभी हम उसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 3 से विभाजित हो रही हैं दोनों, तो इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ इस वजह से हुई क्योंकि हमने ऊपर गलत संख्या को एक परिमेय संख्या मान लिया था, क्योंकि हमें पहले से पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। किसी अपरिमेय संख्या को अगर हम परिमेय संख्या मानेंगे तो इस तरह की गलतियाँ होंगी, ठीक है। तो अंत में हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि यह हमारी एक, यहाँ गलत भी लिख सकते हैं आप और त्रुटिपूर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है। त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब यह हमारी एक गलत कल्पना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो हमें ये देखने को मिला, ठीक है, कि 3 इसमें एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को भी विभाजित करता है, लेकिन यहाँ एक ही आना चाहिए था। तो हम इसको बोलेंगे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, इससे एक विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।